जीतू हल्का से इधर से करता। थैंक यू। हाँ बेटा, कल हम लोग ने वो एक स्टेटमेंट लिखा था। ये देखो, सबसे पहले अपन हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, ये मैंने कल आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था। स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग बेचे हुए माल की लागत निर्धारण करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसी तरीके से एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का एक स्टेटमेंट अपन ने बनाया जिसे नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सबसे पहले देखो, अपन ने लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटे, कोई कंपनी साबुन बनाने का काम करती है, कोई कंपनी मोटर स्पेयर बनाने का काम करती है, कोई कंपनी फर्नीचर बनाने का काम करती है, या कोई व्यक्ति कपड़े बनाने का काम करता है। तो जिस भी मटेरियल को काम में लेकर जिस वस्तु का आप उत्पादन करना चाहते हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए जो कच्चा माल हमें चाहिए होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये का माल पहले से उपलब्ध था और मैंने 1,50,000 रुपये का माल और खरीद लिया, तो अब टोटल माल 1,60,000 रुपये का हो गया। अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसका मतलब मैंने पूरे पूरे 1,60,000 रुपये की लागत का माल उपयोग में ले लिया बेटे। ये मेरे कच्चे माल की उपभोग की लागत है। लेकिन कहूँ कि 1,60,000 में से 25,000 रुपये का माल मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, यानी 1,35,000 रुपये की लागत का माल ही मैंने काम में ले लिया होगा। तो जितने रुपए का माल मैंने काम में ले लिया वो मेरे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट हो गई, उपयोग में आए हुए माल की लागत मूल्य हो गया। बात समझ में आ गई? अब बेटा, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए ना तीन चीज़ों की जरूरत होती है। पहला होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा होता है वेजेस, मजदूरी। और तीसरे होते हैं एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालना है, मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस डायरेक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बोलते जाओ ना, परचेज ऑफ माइनस क्लोजिंग। मेरे साथ सब जो राशि निकल कर आती है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। बात समझना आ गई? अब आपने देखा होगा मैंने ऊपर डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है, और नीचे की तरफ देखो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं। तो प्राइम कॉस्ट तक तो सारे खर्चे थे डायरेक्ट, और प्राइम कॉस्ट के बाद में जो खर्चे हैं वो है इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे होते क्या हैं, इनको समझना। देखिए, फर्नीचर की शॉप में फर्नीचर बनाया जा रहा है, या फर्नीचर की फैक्ट्री में फर्नीचर बनाया जा रहा है। एक डाइनिंग टेबल को बनाने में मान लो 100 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता है। एक डाइनिंग टेबल को बनाने में 100 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता है। तो ऐसी एक बनाऊंगा तो 100 किलोग्राम की आवश्यकता है। ऐसी कितनी बनाऊंगा, दो, तो क्या ये किलोग्राम 200 हो जाएगा। अगर मुझे 10 डाइनिंग टेबल बनानी है तो यानी कि लकड़ी की जो जो लागत है वो उत्पादन की दर के अनुसार बढ़ती चली जाएगी बेटे। यदि मैं उत्पादन कम करूंगा तो कॉस्ट भी कम होगी, उत्पादन ज़्यादा करूंगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या कहते हैं इसे? लेकिन फर्नीचर बनाने के समय कुछ कीलों की जरूरत पड़ती होगी, कुछ फेविकोल की जरूरत पड़ती होगी। ये प्रति इकाई निर्धारित नहीं किए जा सकते। आप दुकान से कील लेकर आ जाइए, दुकान से फेविकोल लेकर आ जाइए। कभी फेविकोल 4 चीज़ों को बनाने में ख़त्म हो जाएगा, कभी 5 चीज़ों को बनाने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो फेविकोल भी मटेरियल बन के काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने रेजमाल का नाम सुना है बेटा, घिसने का काम होता है, तो वो भी तो मटेरियल ही है ना बेटा। लेकिन वो मटेरियल प्रति इकाई ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। किसी मान लो लकड़ी को घिसने में कम काम आया, किसी लकड़ी को घिसने में ज़्यादा काम आया। तो ये प्रति इकाई क्या नहीं करता बेटा, वेरी नहीं करता, प्रति इकाई चेंज नहीं करता। लेकिन है तो दोनों ही मटेरियल ना।
तो ये जो मटेरियल की लागत है इसे तो कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? लेकिन जो अन्य आपने वस्तु काम में ली है, जो अन्य वस्तु को आपने उपयोग में लिया है, वह भी मटेरियल की कॉस्ट है। इसे क्या नाम दिया जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बात समझ में आ गई? मजदूरी, दो तरह के मजदूर होते हैं जिनको मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जब मजदूरी प्रति इकाई वस्तु के उत्पादन पर निर्धारित की जाती है उसे डायरेक्ट वेजेस कहते हैं। आप 1 यूनिट बनाइए, आपको 500 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर आप 2 बनाएंगे तो आपकी मजदूरी कितनी हो जाएगी? 1000। आप 10 बनाएंगे तो मजदूरी हो जाएगी 5000। यानी उत्पादन की संख्या बढ़ेगी तो मजदूरी का खर्चा भी बढ़ेगा, उत्पादन की संख्या कम होगी तो मजदूरी का खर्चा भी कम हो जाएगा। इस तरह की मजदूरी को नाम देते हैं डायरेक्ट वेजेस। क्या देते हैं बेटा? लेकिन मान लीजिए एक फैक्ट्री में जहां कारें बनाई जा रही थी, कार का उत्पादन हो रहा था, मोटर कार बन रही थी, वहां पे मजदूरों को अपन ने पर मोटर कार बनाने का कुछ मजदूरी दे रखी थी। एक व्यक्ति था जो कार नहीं बनाने का काम करता था, लेकिन वह व्यक्ति इस फैक्ट्री में बैठे रहने का काम करता था। और इस व्यक्ति का काम ये था कि जो मुख्य मजदूर कार बनाने का काम कर रहे हैं उनको पानी पिलाना हो, खाने की कोई वस्तु देनी हो, या किसी प्रकार का कोई उपकरण ला के देना हो, या किसी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध करनी हो, तो इस व्यक्ति का काम इस प्रकार के असिस्टेंस देने का था। तो मजदूरी मुख्य मजदूरों को भी दी जा रही है और ये वाली मजदूरी इस अन्य मजदूर को भी दी जा रही है। दोनों को जो मजदूरी दी गई है उनका उद्देश्य कारों के उत्पादन से संबंध रखता है ना। लेकिन इस मजदूरी को नाम दिया जाता है डायरेक्ट वेजेस, इसको नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट वेजेस। बेटे बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला था एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? मान लो जिस मशीन को जिस वस्तु का मैं उत्पादन करना चाहता हूँ उस चीज़ का उत्पादन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की मशीन या विशिष्ट प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। जो मशीन मैं जिस प्रकार की लाना चाहता हूँ वो मैं खरीद नहीं सकता, काफ़ी महंगी है, तो मैंने उसे किस पे ले लिया? किराए पे। किराए पे देने वाले व्यक्ति ने मुझसे किराया किस प्रकार से चार्ज किया होगा? उसने कहा प्रति इकाई बनाने पर आपको मुझे 1000 रुपये देने होंगे। प्रति इकाई बनाने पर 1000 रुपये देने होंगे। तो अगर मैं 10 इकाई बनाऊंगा तो खर्चा 10,000, 20 बनाऊंगा तो 20,000, मतलब प्रति इकाई घटने बढ़ने पर यह खर्चा भी घटता बढ़ता रहेगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं इसे? बात समझ में आ गई? लेकिन मान लीजिए मैंने उस प्रोडक्शन करने के लिए एक फैक्ट्री को किराए पे ले लिया। वो फैक्ट्री का किराया मुझे हर साल का 2 लाख रुपए पर एनम देना पड़ रहा है। प्रोडक्शन कम हो तो भी 2 लाख रुपए दूंगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो भी 2 लाख रुपए दूंगा। तो खर्चे किस लिए किया जा रहा है? उत्पादन के लिए। लेकिन यह उत्पादन का खर्चा प्रति इकाई के घटने और बढ़ने से घट और बढ़ नहीं रहा। खर्चा तो है, उत्पादन का तो है, लेकिन डायरेक्ट नेचर का नहीं है। तो इसे कौन सा एक्सपेंस का नाम दिया जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपने अधिकार शुल्क, रॉयल्टी का नाम सुना है कभी? बेटा मान लीजिए कोई जापान की कंपनी है, या कोई रशिया की कंपनी है, कोई फ्रांस की कंपनी है, कोई अन्य देश की कंपनी है, और उस देश ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निजात की है जिससे वो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। मान लीजिए मैं मेरी फैक्ट्री में उसी तरह की क्वालिटी से प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो वो क्वालिटी लेने के लिए मेरे को वो जो तकनीकी ज्ञान है वो भी तो होना चाहिए था। मैंने वो तकनीकी ज्ञान का उपयोग मैं फ्री फोकट में तो नहीं कर सकता। मैंने उस जापान की कंपनी से या कोई फ्रांस की कंपनी से एग्रीमेंट किया, मैंने कहा मैं तुम्हें रॉयल्टी दूंगा। क्या दूंगा? रॉयल्टी देना ना मटेरियल का खर्चा होता है ना ही मजदूरी का खर्चा होता है, लेकिन खर्चा तो होता है ना। प्रति इकाई मैंने रॉयल्टी देने का निश्चय किया। क्या दिया? प्रति इकाई। तो ये रॉयल्टी कौन सा खर्चा कहलाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे बात समझ में आ गई? लेकिन फैक्ट्री में जो मेरे पास क्या पड़ी थी? मशीनें, जो उपकरण मेरे पास पड़े थे उनका मैं सालाना मेंटेनेंस, रिपेयर्स का खर्चा करवाता हूँ। क्या ये खर्चा मटेरियल से जुड़ा है? नो सर। क्या ये मजदूरी से जुड़ा है? नो। लेकिन फिर भी मशीनों का, इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खराब हो गए तो उत्पादन नहीं हो सकता। इन्हें भी उत्पादन के खर्चे माने जाते हैं, लेकिन ये खर्चे तो हैं, डायरेक्ट नहीं हैं। कौन से हैं? इनडायरेक्ट। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल बोला, डायरेक्ट वेजेस बोला और डायरेक्ट एक्सपेंस बोला। ये तो रहा डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा डायरेक्ट वेजेस और ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिलाकर जो राशि निकल कर आती है उसे क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट, मुख्य लागत। क्या बोलते हैं बेटे? वस्तु की मुख्य लागत। बात समझ में आ गई?
लेकिन मुख्य लागत के अलावा क्या और कोई खर्चे नहीं होते? होते हैं ना। कुछ मटेरियल ऐसा भी था जो इकाई के दौरान घट और बढ़ नहीं रहा था। कुछ मजदूरी ऐसी थी जिनको प्रति इकाई का भुगतान नहीं किया जा रहा था। कुछ खर्चे ऐसे थे जिनको प्रति इकाई के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा था, लेकिन उनका संबंध किससे था? उत्पादन से। नीचे देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है क्या, या फिर ब्लैक ऑब्लिक करके क्या लिखा हुआ है? सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होता ना तो पी एंड एल का पार्ट बन जाता, क्योंकि अपन डायरेक्ट एक्सपेंस तो डालते हैं ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं पी एंड एल में, लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंतिम खाते बना रहे हैं। तो ऐसे खर्चे जिनका संबंध उत्पादन से है, किससे है? उत्पादन से, वो जाएंगे कौन से अकाउंट में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में, ना कि पी एंड एल अकाउंट में। कौन से खर्चे बोल रहा हूं मैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस? दोबारा बोलिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की जगह केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल दिया जाए तो पी एंड एल, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला जाए तो मैन्युफैक्चरिंग। तो डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे मिलाकर फैक्ट्री कॉस्ट आ गई कि नहीं आ गई? फैक्ट्री की लागत आ गई। अब अगर प्रश्न में आपको क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP। ओपनिंग बैलेंस को इस फैक्ट्री कॉस्ट में तो प्लस कर देंगे और क्लोजिंग WI का बैलेंस जो है वो WIP लेस कर देंगे। आपके पास क्या आंसर निकल कर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? उत्पादन की लागत निकल कर आ जाएगी। अगर मुझे क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग बैलेंस ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन होगा तो जो फैक्ट्री कॉस्ट होगी वही मेरी कौन सी हो जाएगी? उत्पादन, क्योंकि ना ओपनिंग प्लस करने को है ना ही कोई क्लोजिंग माइनस करने को है। मेरे बात समझ में आ गई? सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे, उधर मत देखना, सिर्फ मेरी तरफ, उधर नहीं देखना है बिल्कुल भी। सबसे पहले अपन लोगों को क्या ज्ञात करने को बोला गया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसे और क्या बोलते हैं? कैसे निकलता है? सबसे पहले निकलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकलता है ये? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या निकल कर आ जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या ऐड करते हैं? कौन सी डायरेक्ट वेजेस जो प्रति इकाई भुगतान की जाएगी? भुगतान बढ़ेगा मतलब उत्पादन बढ़ेगा तो वेजेस भी बढ़ेगी, और अगर इकाई कम होगी तो वेजेस भी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उत्पादन बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, उत्पादन घटेगा तो खर्चे भी कम हो जाएंगे। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाकर क्या बन जाती है? प्राइम कॉस्ट। क्या सभी को बात समझ में आ गई? प्राइम कॉस्ट में अपन आगे क्या ऐड कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलना सही है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जिनका संबंध तो किससे है? उत्पादन से, परंतु वे प्रति इकाई घटते और बढ़ते नहीं हैं, उन्हें कौन से कहते हैं? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट को अगर ऐड कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, तो कौन सी लागत आ जाती है? फैक्ट्री कॉस्ट। यदि प्रश्न में अपने को ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP गिवन हो प्लस कर देंगे, क्लोजिंग है तो उसे माइनस, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हमारी क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सभी को बात समझ में आई क्या? अब अपने को तो अकाउंट बनाना होगा। कौन सा अकाउंट? पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर यूनिट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर यूनिट और अमाउंट। पहले में क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। प्रश्न में गिवन होगा, इकाइयां भी गिवन होगी। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट वेजेस, या तो प्रश्न में साफ साफ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या तो प्रश्न में क्लियर गिवन होगा, नहीं होगा तो जैसा कहेगा वैसा कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जितने भी प्रकार के इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको इकट्ठा करके लिख दिया जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मेरे बात समझ में आ गई? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा था WIP का, क्लोजिंग स्टॉक किधर लिख देंगे? क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब ये बाय प्रोडक्ट क्या है ये डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डेबिट के टोटल में से क्या लेस कर देंगे? क्रेडिट का टोटल। बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाएगा?
ये ट्रेडिंग अकाउंट में देखो आपको दो बार कॉलम, एक तो यूनिट कॉलम दिया होगा और एक अमाउंट कॉलम। जो यूनिट कॉलम में है वो उन इकाइयों की बात हो रही है जिनको बनाकर बेचने के लिए गोडाउन में डाल दिया गया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखो रॉ मटेरियल और WIP तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ गई। अच्छा, आप कच्चा माल बेचोगे कि अर्धनिर्मित माल बेचोगे कि पूर्ण निर्मित माल? तो बेचने का काम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में? इसलिए जो इकाइयां पूरी तरीके से बन गई हैं उसे इस खाते से निकालकर कहाँ डाल दिया गया? जिन्हें अब बेचने का काम कर दिया जाएगा। बेटे बात समझ में? वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग पहला शुरू करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे ही देख लो खाली। देखो ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, यानी निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी है? 1 लाख। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? कितना रुपीस? 10। पर यूनिट लेबर कॉस्ट, ये भी पर यूनिट है बेटा। डायरेक्ट वेजेस, दैट अपार्ट, इसके अलावा it was agreed to pay royalty at the rate ₹3 per unit to the Japanese collaborator who supplied टेक्नोलॉजी। तीनों ही खर्चे प्रति इकाई निर्धारित हैं बेटा। तीनों ही खर्चे डायरेक्ट नेचर के हैं। रिक्वायर्ड लिखा है कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। घर जाके कॉपी में नोट कर लेना, पढ़ने में तो आसान लग रहा होगा। सबसे पहले क्या निकलती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितनी इकाई? 1 लाख। प्रति इकाई 10 रुपए। लागत मूल्य 10 लाख हो गया। डायरेक्ट वेजेस कितनी इकाई बेटा? प्रति इकाई? वैल्यू बोलो बेटे। शाबाश। डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख प्रति इकाई। वैल्यू बोलो। टोटल बोलो। ये हो गई आपकी उत्पादन की लागत। क्योंकि मुझे प्रश्न में कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं गिवन, ना ही कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है मैन्युफैक्चरिंग के। अगर दिए होते तो जैसा मैंने आपको बताया वैसा प्लस माइनस किए होते, आपका आंसर आ जाता ना बेटा। करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आप घर पे कर लेना। अभी हम क्लास में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो पहले प्रश्न पढ़ लो और पढ़ने के साथ साथ मुझे बताना ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है? हाँ बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। क्या बनाते हैं वो? साबुन बनाने का काम करते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग WIP की इकाइयाँ कितनी हैं? जिनका कीमत कितना है? 16,000। क्लोजिंग WIP की इकाइयाँ कितनी हैं? जिनकी कीमत कितनी है? 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है 1,70,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है 1,90,000। ओके बेटा। परचेज कितना है? 8,20,000। चलिए अब मैं पढ़ूंगा, बताना डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। पहले मुझे पूरा पढ़ लेने देना, बीच में आंसर मत देना। हायर चार्ज ऑफ मशीन का मतलब होता है मशीनों का किराया। हायर मतलब किराया। 60 पैसे बोला हुआ है क्या? पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है। डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? कैसे पता चला? अंदाजे से? शाबाश, पर यूनिट है बेटा। नीचे भी हायर चार्ज ऑफ लिखा है लेकिन फैक्ट्री लिखा है, कुछ पर यूनिट लिखा है क्या? कौन सा है? इजी हो गया। डायरेक्ट वेज, ये लो साफ साफ कह दिया डायरेक्ट वेजेस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। 80 पैसे पर यूनिट तो मैन्युफैक्चर, जिन यूनिट को पूरा बना दिया गया उन पे तो कितना पैसा? 80 पैसा। एंड 40 पैसे पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, जो आधी अधूरी थी उन पे कितना पैसा? 40 पैसा। डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया बेटा। आगे क्या बोला है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। बेटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्रति इकाई नहीं है बेटे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट में क्या लिखा है? यूनिट्स प्रोड्यूस। अपन ने इस साल कितनी इकाइयां बनाई? 5 लाख। वो जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालने वाला कॉलम बताया था ना, तो यूनिट में तो आएगा 5 लाख और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल घटाकर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अमाउंट कॉलम में। रिक्वायरमेंट क्या दी है देखो, प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करें हम लोग शुरू? लिखो बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल। कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बेटा इस प्रश्न में अपने को यूनिट के बारे में सूचना उपलब्ध है ना, तो अपन किसका कॉलम भी बनाएंगे अमाउंट के साथ साथ यूनिट का भी कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। ओके। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट में क्या सिखाया था बेटा? अपने कॉपी में देखिए, अपन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लिखे थे बेटा। देखो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपसे रहा चलता, कोई आदमी बोले भाई रुको पहले बताओ आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आता है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? रुको आप यहाँ रुको, पहले घर जाके देख के बताऊंगा कॉपी खोल के। रट गया ना आपको? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग, सेल आता है ना, वैसे ही रट जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। कितना यूनिट है बेटा? 10,000। क्या आपने कुछ की राशि पहले से 16,000 गिवन है? यस सर। अच्छा बेटे, अब अपने को ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या चाहिएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो अपने पास दो रास्ते हैं इधर। पहला तरीका तो ये कि मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम के नीचे ही आपको ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाऊं। समझ में आ रही है मेरी बात? या फिर इसका क्या बना दे बेटे? वर्किंग नोट। दोनों का एक ही तरीका होगा, एक ही मतलब आएगा उसका। वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला बोलो बेटा। करेक्ट। क्या अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 170 गिवन है बेटा? ऐड परचेज कितना है बच्चा लोग? 8,20,000। बेटा अगर प्रश्न में मुझे परचेज रिटर्न गिवन होती तो अपन लोग लेस कर दिए होते ना। ये हाँ बेटा, हाँ सब करेंगे, मना थोड़ी किया है मैंने। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 190। क्या आपके पास लागत 8 लाख रुपए की आ गई बेटा? रॉ मटेरियल की कोई यूनिट अपने को गिवन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, रॉ मटेरियल के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ, याद हो जाएगा। पहले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक WIP आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी भी गणना दिखानी पड़ेगी बेटे, क्योंकि सीधे सीधे कितने रुपए की है ये नहीं गिवन है, इसलिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखो, इसने बोला था, प्रश्न पढ़ें पहले, क्या बोला इसने? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपन लोगों ने मजदूरों को रखा था, 80 पैसे पर यूनिट देंगे मैन्युफैक्चर्ड, जो यूनिट पूरी तरीके से बन चुकी होगी। देखो लास्ट में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो क्यों ना 5 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 80 पैसे से। क्या ये 4 लाख आ गया बेटा? और आगे लिखा था 40 पैसे पर यूनिट देंगे क्लोजिंग WIP पे। ऊपर देखो क्या क्लोजिंग WIP की 12,000 इकाइयाँ दिख रही है बेटा, 12,000 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 40 पैसे से। ये हो जाएगा 4,800, टोटल आ जाएगी 4,04,800। ओके बेटा, चलें आगे। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट वेजेस, 4,04,800। अच्छा, याद करो डायरेक्ट वेजेस के बाद में क्या आता है? इसके लिए क्या बना दिया जाए? वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा एक्सपेंस के लिए देखो, अपने को एक हायर चार्ज ऑफ मशीन बोला हुआ है क्या? सर आपने इसे मशीन को हायर एक्सपेंस में क्यों चार्ज किया, रिपेयर में मटेरियल में क्यों नहीं लिया? सर मशीनों का किराया कभी मटेरियल होता है क्या? मशीनों का किराया कभी मजदूरी होती है क्या? लेकिन खर्चा होता है, उत्पादन से संबंध रखता है, प्रति इकाई उत्पादन संबंध रखता है, इसलिए हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना था बेटा ये? 60 पैसे पर यूनिट था ना बेटा, तो यूनिट बनाई कितनी अपन ने? 5 लाख गुणा 60 पैसा, आ गया 3 लाख रुपए। डन, 3 लाख रुपए। क्या अब हम लोगों को इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखना चाहिए बेटा? उसका हम लोग क्या बनाएंगे? आखिरी वर्किंग नोट नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। करें शुरू। देखो, आपके पास कुछ खर्चे ऐसे थे जैसे कि हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री, कितने रुपए का था? ये प्रति इकाई बेस नहीं है बेटा, लेकिन उत्पादन से संबंधित खर्चा है। लिखो, हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री कितना गिवन था? ये 2,20,000। क्या यही खर्चा था? रिपेयर्स और मेंटेनेंस भी था।
180, ये देखिए ये रहा 1,80,000 लास्ट में लिखा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टोटल हो गया बेटे 4 लाख। पहले बताओ समझ आया? आगे लिखेंगे ऊपर 4 लाख रुपए। ओके, अब प्रश्न में क्रेडिट साइड में शुरुआत याद करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आएगा। प्रश्न में अपने को इकाइयां क्लोजिंग WIP 12,000 गिवन है और 12,000 इकाइयों का मूल्य 20,000 रुपये गिवन है। प्रश्न में कहीं पर भी बाय प्रोडक्ट लिखा हुआ है क्या? नो सर। जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल घटाने के बाद, क्या हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? पहले तो डेबिट का टोटल लगाओ, 19,20,800। तो बेटा 20,000 घटाते ही 19,800 आ गया क्या? बेटा आपको पता है ये 19,800 क्या आया है? जो इकाइयां हमने इस साल बना दी, बेचने के लिए तैयार कर दी, फिनिश्ड गुड्स कहते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं बेटे? उनका लागत मूल्य, उत्पादन का लागत मूल्य है 19,800। मतलब 5 लाख सोप साबुन के पैकेट बनाए होंगे जिनका लागत मूल्य कितना है? 19,800। अब इन्हें, हाँ जी बेटे, तकलीफ मुझे आज तक आपके पूछने से नहीं हुई, बिलीव मी, मुझे आज तक तकलीफ नहीं हुई। पर नालायक को पूछते कब है? जब मैंने ये 5 लाख लिखा तब नहीं पूछा, ये 5 लाख लिखा तब नहीं पूछा, बोले 5 लाख कहाँ से? नालायक। मैंने कहा तकलीफ पूछने से नहीं है, पर ध्यान किसको देना होगा? आप ही को देना पड़ेगा। ये 5 लाख कहाँ से आया? बेटा अब भी पैदा हुए हैं, अभी जन्म लिया है इन्होंने, नालायक कहीं का। 19,20,800। क्या नाम है तेरा? अरे तो मत ऐसे मत कर यार। 19,20,800। फटाफट सब बच्चे बताइए, आपको समझ में आया बेटा? अगर ये प्रश्न एग्जाम में आया, आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, मजे आ जाएंगे। देखो नहीं आया तो नाराज मत होना मेरे से, मैंने कहा अगर एग्जाम में आया तो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जो आएगा वो करेंगे। हाँ पेपर नहीं, देखो बेटा ट्रेंड तो यही रहा है, मॉड्यूल से ही आए प्रश्न पूरे उठ के। पिछले पेपर में भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। पहले करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तीसरा इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग कल करेंगे। आज अभी करेंगे फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पढ़ो भाई। Mr. Pankaj runs a factory which produces motor spare of export quality. The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 2020. बेटा मुझे बताते जाना, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, एक ओपनिंग डेबिट में जाएगा, एक क्लोजिंग क्रेडिट में जाएगा। अब देखिए रॉ मटेरियल का परचेज भी गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी, और देखो रिटर्न भी गिवन है। तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम पता करेंगे तो परचेज की राशि में से रिटर्न की राशि को लेस कर देंगे। देखो बेटा रिटर्न के ठीक नीचे क्या गिवन है? उत्पादन का खर्चा है, लेकिन प्रति इकाई वेरी नहीं करता। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का जो अपन लोग वर्किंग नोट बनाएंगे उसमें ये 16,000 शामिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वेरी गुड। अब देखो वेजेस, नहीं बेटा कल भी मैंने बताया था दर्शना,
कि अपन लोग क्या नहीं करेंगे, टोटल केवल और केवल अपन किसका करने वाले हैं, कल बताया था आपको मैंने कि किसका टोटल करेंगे अपन, केवल अमाउंट का। ये केवल सूचना के लिए दिया गया कॉलम होता है, समझ गए। चलो, तो अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं वेजेस। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, वर्किंग नोट बनाना, साफ साफ कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमारे को। लेकिन उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मजदूरी है तो सही। हाँ, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का जब वर्किंग नोट बनेगा उसमें ये शामिल हो जाएगा, अंडरस्टूड। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या अपने को रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन पहले से गिवन है, कितने रुपए का है। अच्छा, अब बेटा रिपेयर हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, डेप्रीशिएशन ये सब क्या है, तो देखो इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages, repairs and maintenance, depreciation on factory shed and depreciation on plant and machinery, ये पांच मदे मिलाकर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएंगी बेटे। और लास्ट में लिखा है बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज 31 मार्च 2020। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में एक चीज़ के डिफरेंस है, वहाँ यूनिट्स गिवन थी बेटे, यहाँ पर यूनिट्स गिवन नहीं है। यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अपन ने यूनिट कॉलम बनाया था, इसमें बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। बनाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं। समझ में आ गई मेरी। चलो, आ गया, तालियां। इसको चैन पड़ा, अब आ गया सर, बाय प्रोडक्ट आ गया। तेरे को इतनी देर हो गई, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। बहुत छोटी सी बात है बाय प्रोडक्ट, अभी समझ आ जाएगा, लिखो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2020। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या अपने को प्रश्न में पहले से 3,90,000 दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम इसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटे, वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक बेटा देखो कितना दिया है अपने पास, 3,02,000। कितना है परचेज, 12,10,000। बेटा ये कितना हो गया, 15,12,000। अब इसमें से पहले क्या लेस कर दें, परचेज रिटर्न। कितना है बेटा, 18,000। और इसी में से क्या लेस कर दिया जाए, क्लोजिंग स्टॉक।
जो कितना है बेटा, 3,10,000 है क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, RMC मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना होगा? 15,12,000 में से 18 लाख और 3,10,000 लेस करना, 11,84,000। कोई डाउट तो नहीं बेटा? लिख लिया सभी ने? चले, अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट वेजेस। इसका वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। डायरेक्ट वेजेस अपने को देखो दिया हुआ है 2,10,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। 1,30,000। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सबसे पहले तो कौन सा था बेटा? इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रश्न पढ़े थे अपन लोग। अपने को इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई है बेटा, 48,000। और इसके अलावा ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, डेप्रीशिएशन है, वो आ जाएगा इधर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है बेटा? 2,30,000। डेप्रीशिएशन फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड का मतलब फैक्ट्री की जो छत है। शेड होता है मतलब कोई जैसे किसी चीज को ढकने के लिए बनाया जाता है ना, शेड। और फिर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड, कितने रुपए? 60,000। टोटल 3,94,000 रुपए। ओके बेटा, लिख लें आप। अच्छा, इसमें कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता भी नहीं थी, जैसा जैसा दिया था टोटल करते गए अपन लोग। लिख लिया इस समय वाला राशि। अच्छा, अब क्रेडिट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP।
5,07,000। अब देखो, क्या इस प्रश्न में बाय प्रोडक्ट है बेटा? पहले लिखो बाय प्रोडक्ट। ये देखो नीचे गिवन था कितने रुपए का? 20,000। पहले लिख लो इसको, फिर समझाता हूँ थोड़ी देर में। और बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाता है? ट्रेडिंग में। बेटा ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है उसे अपन क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो मुझे डेबिट पक्ष का टोटल बताओ। 23,08,000। $17,81,000। सही है बेटा एकदम। चले अब अपन लोग $17,81,000 क्या है? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में उत्पादन की लागत आ गई। कैलकुलेशन हमने सही करी ना एकदम। ये बाय प्रोडक्ट क्या है इसको समझो बेटा। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा उत्पादन जो हम लोग किसी मुख्य वस्तु का उत्पादन करने के दौरान प्रोसेस में अपन ने कच्चा माल डाला होगा। कच्चे माल का उत्पादन करते 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 मुख्य उत्पादन करने के साथ साथ कोई और वस्तु भी साथ साथ बन गई जिसको अपन ने बनाने के बारे में सोचा नहीं था और वो हमारे सामने बनकर आ गई। वो हमारे लिए मुख्य उत्पाद नहीं है, हम उसे आगे किसी प्रकार का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, फर्दर उसे अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे। उसे बाजार में क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है और बेचकर हमारी लागत को क्या कर लिया जाता है? रिकवर कर लिया जाता है। देखिए आप जितनी भी लागतें लगी थी वो डेबिट में आ रही है बेटा, लेकिन जो लागत की रिकवरी हो गई वो अपन ने कहाँ डाल दी? क्रेडिट में। सोचो अगर अपन बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे होते क्रेडिट साइड में तो ये 17,81,000 में 20,000 रुपये जुड़कर आता कि नहीं आता? 18,01,000 रुपये की लागत आ जाती है हमारी। पक्का। अब एक एग्जांपल देता हूँ। घर में बहुत दिनों से जब वो दूध के ऊपर मलाई इकट्ठी हो जाती है तो हमारी मम्मी क्या करती है? उस मलाई को इकट्ठा करती रहती है घी निकाल। वो 10-15 दिन की जब मलाई इकट्ठा हो जाती है वो होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। फिर जब उसे मिक्सी में ग्राइंडिंग में ग्राइंड किया जा रहा होता है और हम उनसे पूछें कि मम्मी आप क्या कर रही हैं तो वही बोलेंगे कि इस मलाई से घी या मक्खन निकालने का काम कर रहे हैं। वह मक्खन जो निकालने का काम किया जा रहा है वो हमारा है मुख्य उत्पाद। क्या बोलते हैं उसे? मेन प्रोडक्ट। फिर से बोलेंगे। लेकिन उस घी मक्खन निकल जाने के बाद जो छाछ बच जाती है वह छाछ है बेटा बाय प्रोडक्ट। क्या है बेटे? बात समझ में आ गई? जो भी आपने मुख्य उत्पादन के साथ साथ जो भी वस्तु अलग तरीके से बन के आ गई जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, हम उसे बाजार में बेचकर क्या कर लेते हैं बेटे? वापस अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं। कच्चा तेल सुना होगा आपने, क्रूड ऑयल। पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, ये तो होते हैं मेन प्रोडक्ट। लेकिन जो तेल अच्छे से रिफाइन नहीं हो पाता, जो कच्चा तेल बढ़िया तरीके से रिफाइन नहीं हो सकता, उसे डामर बोल के या केरोसिन तेल बोलकर आगे फर्दर बेच दिया जाता है। तो ऐसे जो उत्पाद जो मुख्य लागत प्रोडक्शन के साथ साथ अपने आप ही बनकर तैयार हो गई उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? बाय प्रोडक्ट। ये बोल रहे हैं कि इसका योग 384 आएगा। आप जो भी बेटा आंसर अपना लिखते हैं पहले खुद 2 बार चेक कर लें, उसके बाद आप मुझे बताएं बेटे आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, 394 आएगा अंकित। बेटा आप 2 बार चेक कर लो, जो भी आंसर देते हैं ना आप 2 बार चेक कर लिया करो, इससे अपन सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा जो पढ़े वो समझ में आ गया सभी को? कल अपन लोग इससे भी ठीक ठाक प्रश्न करेंगे। वैसे इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। चलो कल की पंचायती। चलो।